कैलाश के वासी को नमो बार बार हो, आया शरण तिहारी भोले तार तार हो, तार तार हो भोले तार तार हो। जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे बंधु बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास में जुड़ चुके हैं तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जुड़ जाएं क्लास से और उनका भी फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं और बीजगणित में हम लोगों ने सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत शुरू कर दिया है, जिसकी 2 लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। सेट क्या होते हैं, इनको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक, इनको लिखने के तरीके कौन कौन से होते हैं, कुछ समुच्चयों के प्रकार के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जैसे आपका रिक्त समुच्चय हो गया, आपका एकल समुच्चय हो गया, सीमित समुच्चय हो गया, असीमित समुच्चय हो गया, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ठीक, और लास्ट में मैंने आपको गणन संख्या यानी कार्डिनल नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे की बातें देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए और दोस्तों के पास, ताकि वो भी जुड़ जाए क्लास से। तो दोस्तों, हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीजगणित में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने समुच्चयों के प्रकार के बारे में देख लिया है। रिक्त समुच्चय हो गया, आपका एकल समुच्चय हो गया, सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय, और लास्ट में मैंने आपको कार्डिनल नंबर बताया था। ठीक, तो इसी क्रम में हम 2 प्रकार के समुच्चयों के बारे में और बात करेंगे। उसके बाद हम लोग उप समुच्चय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, कुछ संख्याओं के समुच्चय के बारे में बताया था। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक आपका समुच्चय होता है, शायद मैंने आपको 5 प्रकार के समुच्चय बताए थे। तो उसी क्रम में हम एक समुच्चय की बात करते हैं, समान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय क्या होते हैं? हालांकि जब भी आप समानता दिखाते हैं तो 2 लोग होने चाहिए। भाई, अगर हम बराबर की बात करने जा रहे हैं तो अकेले तो दिखाएंगे नहीं, कोई 2 लोग होने चाहिए जिनको हम क्या करें, इक्वल दिखाएं। ठीक, तो इक्वल सेट क्या होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको 2 समुच्चय लेने पड़ेंगे। ठीक है, 2 समुच्चय लेने पड़ेंगे। तो इक्वल सेट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। कहते हैं कि ऐसे 2 समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव समान हो। ऐसे 2 समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव क्या हो, समान हो, तब उन दोनों समुच्चयों को हम लोग क्या बोलते हैं, समान समुच्चय बोलते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है A 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट आपके पास है B 1 2 3 4, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेट में जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे हैं। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। तो हम कह देंगे कि A इक्वल टू क्या, B, मतलब A और B क्या है, A और B समान समुच्चय हैं। ठीक है ना, तो समान समुच्चय बहुत ही आसान है। 2 सेट आपके पास होने चाहिए, दोनों ही सेट में एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट यानी समान समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो आपको याद ना रहे। अब हम लोग बात करेंगे
समतुल्य समुच्चय के बारे में। ठीक, ये तो समान समुच्चय हो गए, समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। ये क्या होते हैं? दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अवयवों की संख्या अर्थात गणन संख्या। मैंने आपको गणन संख्या यानी कार्डिनल नंबर के बारे में बताया था। अगर दो समुच्चय आपके पास हैं, उनमें अवयवों की संख्या समान है यानी गणन संख्या उनकी समान है, तब आप उन दोनों समुच्चयों को क्या बोलेंगे? समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक सेट आपके पास है बी, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए 9 10 11 12 13। ठीक है, इस तरह से इसमें एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, यानी इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? इसका कार्डिनल नंबर हो गया 5। इस वाले सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें भी एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं, तो इसका भी कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। अगर दो समुच्चय आपके सामने दिए जाएं, उन दोनों समुच्चयों में अगर अवयवों की संख्या समान है, जितने एलिमेंट इसमें उतने एलिमेंट इसमें, तब उन दोनों सेट्स को, उन दोनों समुच्चयों को हम लोग क्या बोलते हैं? समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। मतलब ये दोनों समुच्चय एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं है। इक्वल होते तो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होते, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। मतलब समतुल्य और समान समुच्चय में एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि कभी भी समतुल्य समुच्चय की जब बात की जाएगी तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेट में एलिमेंट एक जैसे हों। हाँ, ये जरूरी है कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों में एक जैसे एलिमेंट हो। ठीक, तो आप कह सकते हैं अतः ए तथा बी क्या है? समतुल्य समुच्चय। ठीक है ना, क्या है? समतुल्य समुच्चय। आई बात समझ में? अब यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कि क्या समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। समान समुच्चय के लिए जैसे मान लो कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है, इसमें भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो आपने कह दिया कि ये दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं यानी समान समुच्चय हैं। तो क्या ये दोनों सेट समतुल्य नहीं हो सकते? भाई समतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है? दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। तो इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों समुच्चय एक दूसरे के समतुल्य होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और ये दोनों आपस में समान है ही। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक समान समुच्चय जो होते हैं ना, वो समतुल्य समुच्चय होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, प्रत्येक समान समुच्चय, प्रत्येक समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो एक जैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं, लेकिन एलिमेंट एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात समतुल्य और समान समुच्चय की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उप समुच्चयों के बारे में। ठीक है, चलो भाई।
अब बात करते हैं हम लोग उपसमुच्चय के बारे में। अंग्रेजी होती है सबसेट्स, ठीक है ना, सबसेट। अब नाम से ही क्लियर है, समुच्चय के बाद आया है उपसमुच्चय। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उपसमुच्चय जो होता है उस समुच्चय का ही एक भाग होता है, ठीक है, मतलब उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। और आगे उप लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है समुच्चय से छोटा होगा, ठीक है। जैसे कप्तान, उप कप्तान होते हैं, जब कप्तान नहीं होता है तो उप कप्तान कप्तानी करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि समुच्चय से ही निकला हुआ भाग होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या होता है, समुच्चय का एक भाग होता है, ठीक है ना, समुच्चय का एक भाग होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब समुच्चय की, अगर उप समुच्चय की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये एक सेट है, ये तो एक समुच्चय हो गया। अब उप समुच्चय हमने क्या कहा कि समुच्चय का एक भाग होता है। मतलब ये हुआ कि अगर सेट आपके पास ए दिया गया है तो इसी के एलिमेंट को ले करके आप जितने भी सेट बना पाएँ उन्हें हम क्या बोलेंगे, इस ए का उप समुच्चय बोलेंगे। जैसे मैं एक सेट लिख देता हूँ बी, 1 2 3 लिख दिया। एक सेट मैंने लिख दिया सी, 3 4 5 लिख दिया, ठीक है। एक सेट मैं लिख देता हूँ डी, 4 3 2 1 5, ऐसे लिख दिया, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आप देख सकते हो बी की बात करें चाहे सी की बात करें चाहे डी की बात करें, इनमें वही एलिमेंट लिखे गए हैं जो ए में है। तो मतलब यह है कि अगर हम किसी समुच्चय के अवयवों को लेकर के एक नया समुच्चय बना दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग उप समुच्चय बोलेंगे। ये बी जो है ए का उप समुच्चय है, सी जो है ए का उप समुच्चय है, डी जो है वो ए का क्या है, उप समुच्चय है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हमने लिए हैं वो इसी समुच्चय के एलिमेंट हैं। बात आई समझ में। तो उप समुच्चय जो होता है वो समुच्चय का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, समुच्चय के एलिमेंट को लेकर के एक नया सेट बनाते हैं। इसे उप समुच्चय को हम लोग इस नोटेशन से, इस चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। इसे हम लोग सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है। इसे हम लोग इस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं और इसे हम लोग पढ़ते हैं सबसेट। अब जैसे बी वाले सेट में बात करें तो 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 इस सेट में मौजूद हैं, 1 2 3। अच्छा, आप पहचानोगे कैसे, आप पहचानने के लिए सिंपल सा एक काम करना, दोनों सेट को ध्यान से देखना और देखना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, इसमें कितने, 5 एलिमेंट हैं। तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा है। इसका मतलब कि जो ये वाला सेट है, ये वाला समुच्चय है, ये इसका क्या है, उप समुच्चय है। तो हम कहेंगे कि बी जो है वो क्या है, ए का उप समुच्चय है। हम क्या लिखेंगे, बी जो है वो ए का क्या है, उप समुच्चय है। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिख देंगे, ठीक। इतना लंबा ना लिख के ऐसे लिख देंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का उप समुच्चय है, ठीक है। सी की बात करें, इसमें 3 4 5 है। ध्यान से देखो, 3 इसमें है, 4 भी इसमें है, 5 भी इसमें है। मतलब सी क्या है, सी ए का उप समुच्चय है। तो आप चाहे तो ऐसे लिखो, सी ए का उप समुच्चय है, या इसे आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एक लाइन में समझ जाओ, सी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब डी की बात करें, डी में देखो 4 है, इसमें भी 4 है, 3 है, इसमें भी 3 है, 2 है, इसमें भी 2 है, 1 है, इसमें भी 1 है, 5 है, इसमें भी 5 है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी जो है वो क्या है, ए का उप समुच्चय है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि भाई अगर डी ए का उप समुच्चय है तो जितने एलिमेंट इसमें थे उतने सब इसमें हैं। तो हम क्यों कहें कि डी ए का उप समुच्चय, क्या ए डी का उप समुच्चय नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बताया कि जो छोटा होगा वो उप समुच्चय होता है और जो बड़ा होगा वो समुच्चय होगा। लेकिन ये तो दोनों बराबर हैं, ये तो दोनों बराबर हैं। तो हम ऐसे कहें कि डी क्या है, ए का उप समुच्चय है। मतलब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं या इसी को पलट के कह दें कि
ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा ए डी का क्या है, उपसमुच्चय। अगर दो सेट बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको तो वो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ डी, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से, ये इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे बी भी क्या है, ए का उपसमुच्चय है, सी भी ए का उपसमुच्चय है, डी भी ए का उपसमुच्चय है, लेकिन इनमें कुछ तो अंतर दिख रहा होगा आपको। भाई डी वाले में सारे के सारे एलिमेंट आ गए, लेकिन सी वाले में और बी वाले में सारे के सारे एलिमेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा कि बी क्या है, ए का उपसमुच्चय है, सी ए का उपसमुच्चय है, डी ए का उपसमुच्चय है, लेकिन इनमें अंतर तो है। तो ये जो अंतर आया है ना, इसको एक नया नाम दिया जाता है। ठीक, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि उपसमुच्चय भी दो प्रकार के होते हैं, एक उचित उपसमुच्चय, एक अनुचित उपसमुच्चय। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, उपसमुच्चय जो होता है वो समुच्चय का एक भाग होता है। इसे हम लोग इस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। कोई भी समुच्चय अगर दिया गया है, उसके एलिमेंट को लेकर आप नया सेट, नया समुच्चय बना सकते हैं। वो जो नया समुच्चय बना है, उस एलिमेंट को लेकर के, आप किसी भी समुच्चय के एलिमेंट को लेकर के जो समुच्चय बनाए हो, उसे आप क्या बोलोगे, उपसमुच्चय बोलोगे। किसका, जिससे आपने एलिमेंट लिया है। ठीक, तो बी क्या हो गया, ए का उपसमुच्चय, सी क्या हो गया, ए का उपसमुच्चय, डी क्या हो गया, ए का उपसमुच्चय। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि उपसमुच्चयों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक उचित उपसमुच्चय, एक अनुचित उपसमुच्चय। तो उन दोनों उपसमुच्चयों को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक, क्या होते हैं उचित उपसमुच्चय और क्या होते हैं अनुचित उपसमुच्चय, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट और एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, है ना। यानी उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय और इसको बोलते हैं हम लोग अनुचित उपसमुच्चय। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाता हूँ, आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सेट लिया ए, अभी जो आपने लिया था 1 2 3 4 5, यही तो लिया था। आपने एक सेट लिया बी 1 2 3, आपने एक सेट लिया सी 3 4 5, है ना, और आपने एक सेट लिया डी 4 1 2 3 5। ठीक है, ऐसे ले लिया। आपने क्या कहा, आपने कहा कि बी जो है वो क्या है, ए का उपसमुच्चय है। क्यों, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वो ए से लिए गए हैं, तो इसको आप लिखोगे बी सबसेट ए। सी जो है वो ए का क्या है, उपसमुच्चय है, तो आप लिखोगे सी सबसेट ए। ठीक, लिखोगे। डी क्या है, ए का उपसमुच्चय है, तो आपने लिखा डी क्या है, ए का उपसमुच्चय है। या आप इसे ऐसा भी तो लिखे थे, ए क्या है, डी का उपसमुच्चय है। ठीक, यहाँ पर बातें क्या हैं, यहाँ पर बातें घूम रही हैं। आप डी को ए का उपसमुच्चय बोल रहे हो, फिर ए को भी डी का उपसमुच्चय बोल रहे हो। ठीक, तो जब भी कोई भी दो सेट आपको ऐसे दिखाई दें कि वो एक दूसरे के उपसमुच्चय हो, जैसे ए डी का उपसमुच्चय हो सकता है, डी ए का उपसमुच्चय हो सकता है, तब हम उन्हें बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, है ना, अनुचित उपसमुच्चय। ठीक, मतलब यह है कि इसको भी आप उपसमुच्चय बोल रहे हो इसका, और इसको इसका उपसमुच्चय बोल रहे हो। ठीक, तो दोनों तरफ से आप चल रहे हो। इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं कि डी सबसेट ए, नीचे इक्वल का साइन लगा देते हैं, और इक्वल का साइन लगाना लाजमी है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों सेट बराबर है ना, इसमें भी वही एलिमेंट, इसमें भी वही एलिमेंट। ठीक, तो ये दोनों सेट बराबर भी हैं और ये दोनों क्या हैं, सबसेट भी हैं। तो आप इसको डी और इसको आप इम्प्रॉपर सबसेट के रूप में दिखा के ऐसे लिख सकते हो, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब दो सेट बराबर दिखें आपको, तो वो आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट में। वो किस में आएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट में आएंगे, क्योंकि वो
उप समुच्चय भी हैं और एक दूसरे के बराबर भी हैं, ठीक। इसलिए हम इनको क्या रखेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट में रखेंगे, ठीक। और सिंपली आप देखो, बी वाला छोटा है ए से तो ये आ गया प्रॉपर सबसेट में, सी वाला ए से छोटा है तो ये आ गया प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर होता है। प्रॉपर सबसेट में यानी उचित समुच्चय में, उचित उप समुच्चय में सीधा सीधा आपको दिखेगा कि जो छोटा समुच्चय होगा, जो छोटा समुच्चय होगा वो उचित उप समुच्चय कहलाता है। और अनुचित वाले में क्या होगा, दोनों समुच्चय एक दूसरे के बराबर दिखेंगे आपको, ठीक। जैसे डी और ए को देख के आप कह सकते हो, ठीक। तो ये हो गई बात उचित उप समुच्चय और अनुचित उप समुच्चय की। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जब दो सेट एक दूसरे के बराबर भी दिखें और उप समुच्चय भी दिखें तो वो आते हैं अनुचित में, और जब दो सेट में एक छोटा हो एक बड़ा हो तो उनको हम बोलते हैं उचित उप समुच्चय। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक छोटा सेट बड़े वाले सेट का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक। अब इसी में एक आता है अधिसमुच्चय, एक आता है क्या, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरसेट। क्या कहते हैं, सुपरसेट। ये क्या होता है भाई, कुछ नहीं है, सबसेट का उल्टा होता है सुपरसेट, ठीक। जैसे यहां पर आपने बोला कि बी क्या है, ए का उपसमुच्चय है, इसी को हम ऐसे घुमा के कह दें ए बी का क्या है, अधिसमुच्चय है। मतलब इसे हम घुमा के ऐसा लिख देंगे, इसी चिन्ह को घुमा दो, उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट। इसको ऐसे घुमाओगे तो ये बन जाएगा सबसेट, ठीक। सी क्या है, सी ए का अधिसमुच्चय है, सी ए का क्या है, उपसमुच्चय है, तो ए क्या होगा, सी का अधिसमुच्चय होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। मतलब इसी चिन्ह को आप घुमाओगे इधर तो वो बन जाएगा सुपरसेट, इधर घुमाओगे तो बनेगा क्या, सबसेट। बात समझ में आई। तो सबसेट और सुपरसेट में कंफ्यूज मत होना। छोटे वाले सेट को सबसेट कहेंगे और बड़े वाले सेट को सुपरसेट कहेंगे। जैसे ए और बी में बी छोटा है तो सबसेट होगा, ए बड़ा है तो सुपरसेट होगा, ठीक। अगर आप बी ए का उप समुच्चय है ये दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखाएंगे, और अगर दिखाना चाहते हैं कि ए बी का अधिसमुच्चय है तो ऐसा दिखाएंगे। बात आई समझ में, बात आई समझ में। भाई सीधी सी बात है, दो लोग अगर हैं तो उन दोनों लोगों में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वाला इससे छोटा है, या मैं ऐसे कह दूं कि ये वाला इससे बड़ा है। भाई अगर दो लोग ए और बी हैं, दो लोग ए और बी हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ए जो है, बी जो है वो क्या है, बी जो है वो ए से छोटा है। भाई एक ही बात को आप दो तरह से कह सकते हैं। तो चाहे हम ये कहें कि बी ए का उप समुच्चय है, चाहे ये कहें ए बी का अधिसमुच्चय है, दोनों बातें एक जैसी हैं। जैसे आपने कहा कि ए अधिसमुच्चय है, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ए अधिसमुच्चय है तो इसके एलिमेंट को लेकर एक समुच्चय बी बनाया गया होगा। जैसे मैंने कहा कि बी उप समुच्चय है, तुरंत मेरे दिमाग में बात आ गई कि बी एक ऐसा सेट होगा जो किसी सेट के एलिमेंट से बना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई उप समुच्चय और अधिसमुच्चय की। उचित उप समुच्चय, अनुचित उप समुच्चय मैंने दोनों आपको बता दिया, ठीक है। अब कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, कोई सेट अगर आपको दे दे, क्वेश्चन यहीं से आता है, एक सेट दे देगा या बोल देगा कि इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, तो बताओ इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, ठीक। तो अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इस समुच्चय से कितने उप समुच्चय आप बना सकते हैं, इस समुच्चय से आप कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, तो आप क्या करोगे। आप देखोगे कि भाई मैं एक समुच्चय बना सकता हूं जिसमें केवल 1 को रख सकता हूं, मैं एक समुच्चय बना सकता हूं जिसमें केवल 2 को रख सकता हूं, मैं एक समुच्चय ऐसा बना सकता हूं जिसमें केवल 3 को रख सकता हूं। भाई ये सब समुच्चय हैं, और 1 यहीं से ले सकता हूं, 2 यहाँ से ले सकता हूं, 3 यहाँ से ले सकता हूं। मैं एक समुच्चय ऐसा भी बना सकता हूं जिसमें मैं 1 2 को रख सकता हूं, मैं एक समुच्चय ऐसा भी ले सकता हूं जिसमें मैं 1 3 को रख सकता हूं,
मैं एक समुच्चय ऐसा भी ले सकता हूँ जिसमें मैं 2 3 को रख सकता हूँ, और एक समुच्चय मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें मैं 1 2 3 तीनों को रख सकता हूँ। एक समुच्चय मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें मैं कोई एलिमेंट ना लूँ, कोई एलिमेंट लूँ ही ना, तब भी तो एक समुच्चय बन जाएगा। ठीक, तो अगर किसी सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं तो आप कितने उपसमुच्चय बनाओगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन गए? 8 बन गए। बात आई समझ में? भाई इस समुच्चय के एलिमेंट को लेकर आप कितने समुच्चय बना सकते हो? देख लो 8 समुच्चय बना सकते हैं। ये भी एक समुच्चय है, 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 ये भी एक समुच्चय है। ठीक है, ये कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। मैंने आपको बताया था ये नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो चाहे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस समुच्चय के सभी एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दें, और ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी एलिमेंट ना ले, तब भी तो एक सेट बन सकता है, वो होगा रिक्त समुच्चय। ठीक, तो कितने बन गए? 8 बन गए। कितने एलिमेंट थे? 3। अब मैं आपसे कह दूं कि किसी सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इतने एलिमेंट हैं। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। अब आपको बताना है कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। तो भैया लफड़ा हो जाएगा। क्यों लफड़ा हो जाएगा? इसमें 8 हैं। पहले आप क्या करोगे? एक सेट बनाओगे जिसमें केवल 1 होगा, फिर एक सेट बनाओगे जिसमें केवल 2 होगा, फिर ऐसे बनाओगे केवल 3, केवल 4, केवल 5, केवल 6, केवल 7, केवल 8। 8 तो ऐसे बन गए। उसके बाद आप बोलोगे कि एक सेट ऐसा है जिसमें 1 2 है, दूसरा ऐसा है जिसमें 1 3 है, फिर है 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर उसके बाद आप कहोगे कि एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसे 3 4 3 5 3 6 3 7, ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाओगे, और बीच में पता चला कि आपसे एक सेट एक छूट गया, जिससे आपका आंसर गलत आ गया। ठीक, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और उस फार्मूले की हेल्प से आप फटाफट बताओगे कि किसी भी सेट में कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या अगर आपको निकालनी है, उप समुच्चयों की संख्या अगर आपको निकालनी है, तो फार्मूला लगाओगे क्या? 2 पावर n। ये फार्मूला याद रखना, जहां n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या है। समुच्चय में अवयवों की संख्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, यानी गणन संख्या बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखो इस समुच्चय में कितने एलिमेंट थे? 1 2 3, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3 हैं। तो आप उप समुच्चयों की संख्या निकाल लो। 2 पावर कितना? 3। 2 पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना आ गया? 8 आ गया। और आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए थे। तो आप चाहे तो ऐसे लिख के निकालो, अदरवाइज आपके पास फार्मूला है, आप फार्मूले में डायरेक्ट रखोगे, आंसर आपका आ गया। ठीक, आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछता है कि किसी समुच्चय में इतने अवयव हैं, अगर किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं तो बताओ कितने उपसमुच्चय होंगे। तो ध्यान रखना, अगर 5 अवयव हैं तो 2 पावर 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर हो गया। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 8 एलिमेंट हैं, यानी कि वैल्यू 8 हो गई। तो उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 पावर 8। वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। अगर किसी समुच्चय में आपको अवयवों की संख्या दी गई है तो आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं? उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। ठीक, अच्छा, कभी कभी आपसे एक चीज़ और पूछ लेता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी आपसे पूछ लेता है उचित उप समुच्चयों की संख्या। ये तो कुल उप समुच्चयों की संख्या हो गई। अब अगर आपसे पूछ ले उचित उप समुच्चयों की संख्या, ये फार्मूला भी नोट कर लें। उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1। क्या होता है? 2 पावर n माइनस 1। अभी मैंने आपको
एक सेट लिखा था, क्या लिखा था, 1 2 3। ठीक, अगर एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं तो आप तो सिंपली, अगर आपको ये निकालना हो कि उप समुच्चय कितने होंगे तो फटाक से आप बोलोगे 2 पावर n से, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 हो गया। 2 पावर 3 मतलब कितना, 8 उप समुच्चय बनेंगे। ठीक, और अभी आपने लिखा भी था एक समुच्चय 1, फिर एक उप समुच्चय 2, फिर एक समुच्चय 3, फिर एक समुच्चय 1 2, ठीक है, फिर एक समुच्चय क्या 1 3, फिर एक समुच्चय क्या 2 3, फिर एक समुच्चय क्या 1 2 3, और फिर एक खाली। ठीक, ये हो गए आपके 8 उप समुच्चय। अब देखो, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो बताओ कितने उचित उप समुच्चय होंगे। ये तो आपने कुल उप समुच्चय बता दिए, इस उप समुच्चय में उचित वाले भी हैं, अनुचित वाले भी हैं। अनुचित कौन वाला होगा, देखो ये तो उचित है, ये भी 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 उचित है। ये जो है ये अनुचित है। क्यों अनुचित है, क्योंकि आप देख लें जो समुच्चय आपको दिया गया था उसमें एलिमेंट कौन थे, 1 2 3 थे, और इसमें भी एलिमेंट कौन आया, 1 2 3 आए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो समुच्चय एक दूसरे के बराबर दिखने लगें, एक जैसे दिखने लगें, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको उप समुच्चय बोलें, ये वाला उप समुच्चय है या ये वाला उप समुच्चय। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर आ गए हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, अनुचित उप समुच्चय बनेगा। क्या बनेगा, अनुचित उप समुच्चय बनेगा। और आपसे पूछा क्या है, उचित उप समुच्चय पूछा है, तो उचित अगर पूछा है तो अनुचित वाले को छोड़ दो। अब कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी समुच्चय बने हुए हैं अगर इनको हम नाम दे दें, मान लो ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका जी, ये हो गया आपका एच। ठीक, तो आप देख सकते हैं बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हैं वो सब ए से छोटे हैं, सब ए से छोटे हैं, और सब जो बने हुए हैं इसी समुच्चय के एलिमेंट से, अवयव से मिलकर बने हुए हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, इस समुच्चय के उचित उप समुच्चय हैं। लेकिन अगर आप इसको, मैं नाम देता हूं आई, अगर आप आई की बात करोगे तो आई क्या है, आई ए का उप समुच्चय है, या आप इसे ऐसा भी बोलोगे कि ए जो है वो आई का उप समुच्चय है। तो इधर दोनों तरफ से आप चल रहे हो, इसको भी उप समुच्चय बोल रहे हो, इसको भी उप समुच्चय बोल रहे हो। मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उप समुच्चय भी हैं और बराबर भी हैं। इसीलिए ये आई जो है ये क्या है, इस समुच्चय ए का अनुचित उप समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, अनुचित उप समुच्चय है। इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि उचित उप समुच्चयों की बात हो रही है। तो जब भी उचित उप समुच्चयों की बात होगी तो उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करोगे 2 पावर n माइनस 1। अब देख लो, ऐसे ये अनुचित था, इसको हमने छोड़ दिया, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने बने, 7 बने। ऐसे हमने गिन के निकाल लिया। ऐसे आप गिन के निकाल सकते हो तब जब आपके समुच्चय में एलिमेंट कम होंगे। लेकिन अभी इसी में 10 एलिमेंट हो जाते तब दिक्कत हो जाती। ठीक, तो उसके लिए फार्मूला है। देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखोगे, 3 रखोगे। जैसे आपने n की वैल्यू 3 रखी, 2 पावर 3 माइनस 1 कितना आ गया, 8 माइनस 1 कितना आ गया भाई, 7 आ गया। आपने यहाँ से भी गिनती किया था, 7 आया था, आपने फार्मूले में भी रख लिया, 7 आया। ठीक, तो जब आपसे कुल उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा तो 2 पावर n लगाइएगा, और जब आपसे उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा तो 2 पावर n माइनस 1 लगाइएगा। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब देखो 2 पॉइंट और आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और आपको ध्यान में रखने हैं, हालांकि आप समझ ही गए होंगे। पॉइंट नंबर 1 कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था समुच्चय ए में 1 2 3 एलिमेंट थे, तो वहाँ से आपने क्या किया, वहाँ से आपने 7 लिखे थे और लास्ट में आपने क्या किया, रिक्त
समुच्चय बना दिया, वो भी क्या हो गया, उसका एक उप समुच्चय हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। मान लो एक सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक। अगर आप इसके उप समुच्चय बनाने जाओगे तो एक बनेगा जिसमें केवल 1 होगा, एक बनेगा जिसमें केवल 2 होगा, ठीक है, एक बनेगा जिसमें 1 2 दोनों आ जाएंगे, और एक ऐसा बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक, कोई एलिमेंट ना हो, ये भी तो एक उप समुच्चय बनेगा, ठीक है। तो इसके कितने उप समुच्चय हो गए, 1 2 3 4 हो गए। 4 में आप देख सकते हैं एक ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, खुद का भी उप समुच्चय होता है। आप देख सकते हैं ये समुच्चय है, इसमें एलिमेंट है 1 2, और आपने इन्हीं को लेकर के एक समुच्चय बनाया जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी 1 2, ये भी 1 2, तो ये जो 1 2 आया है ये क्या है, इसका उप समुच्चय है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो हैं। तो मतलब यह है कि प्रत्येक जो समुच्चय होता है वो खुद का भी क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो बात हो गई उप समुच्चय की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे उप समुच्चय क्या होते हैं। उप समुच्चयों को लेकर मैंने आपको बताया कि उप समुच्चय एक समुच्चय का पार्ट होता है, समुच्चय का ही भाग होता है। समुच्चय के एलिमेंट को यानी अवयवों को लेकर के हम लोग जो भी समुच्चय बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं उप समुच्चय, ठीक। उप समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उचित उप समुच्चय, एक होता है अनुचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय उन समुच्चयों को कहते हैं जो समुच्चय छोटे होते हैं, ठीक, ऐसे कह सकते हैं, जो समुच्चय क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अनुचित समुच्चय उन समुच्चयों को कहते हैं जो बराबर दिखते हैं हमको, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया अभी। अगर आपको उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है तो आप 2 पावर n का यूज करेंगे। अगर आपको उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है तो 2 पावर n माइनस 1 का यूज करेंगे। ये फार्मूला है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये बातें भी आप नोट कर लें, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे घात समुच्चय के बारे में, ठीक है। घात समुच्चय के बारे में बात करेंगे। देखिए, घात समुच्चय अंग्रेजी होती है इसकी पावर सेट। क्या होती है, पावर सेट, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उप समुच्चयों के समुच्चय को, उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या बोलते हैं भैया, घात समुच्चय बोलते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देख लो। जैसे मान लो कि आपके पास कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। तो इसके कितने उप समुच्चय हो जाएंगे, एक तो होगा 1, एक होगा 2, एक होगा आपके पास 3, एक होगा आपके पास 1 2, ठीक है, एक होगा आपके पास 1 3, एक होगा आपके पास 2 3, ठीक है, और एक आपके पास होगा क्या, यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ 1 2 3, और एक होगा आपके पास रिक्त जिसमें कोई नहीं होगा। अगर इन्हीं को हम क्या करें, इन्हीं को लेकर के हम एक सेट बना दें, तो इसी सेट को, इसी समुच्चय को हम बोलते हैं क्या, पावर सेट, यानी घात समुच्चय। और इसको हम लोग P लगा के, जैसे समुच्चय ए था तो इसके आगे हम P लगा देंगे तो ये बोलेगा पावर सेट, है ना, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का क्या है, घात समुच्चय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें कुल 8
उप समुच्चय आएंगे। इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8 बनेंगे। उन सभी 8 को लेकर अगर आप एक समुच्चय बना दें तो उसे आप बोलेंगे क्या? घात समुच्चय। और ये जो उप समुच्चय लिखे गए हैं, ये जो उप समुच्चय लिखे गए हैं, ये सब इस घात समुच्चय के लिए क्या करेंगे? अवयवों का काम करेंगे। ये सब क्या हैं? ये सब अवयव हैं, यानी एलिमेंट हैं। किसके लिए? घात समुच्चय के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सभी इस घात समुच्चय के लिए क्या है? अवयव का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये समुच्चय, अगर हम इनकी बात करें तो ये सब क्या है? ये सब समुच्चय हैं। मतलब इस समुच्चय ए के सब उप समुच्चय हैं। लेकिन जब इनको हम एक सेट बनाकर लिख देंगे तब ये सभी क्या करेंगे? एलिमेंट का काम करेंगे, अवयव का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से। ठीक, पी मतलब पावर सेट। ठीक, तो कोई समुच्चय अगर आपको दिया गया है तो उसके उप समुच्चयों को आप निकाल लीजिए, उनका एक सेट बना दीजिए, उसे आप क्या बोलेंगे? पावर सेट यानी घात समुच्चय बोलेंगे। अगर आपको घात समुच्चय चेक करना है, अगर किसी सेट में एलिमेंट आपको दिए गए हैं और अगर आपसे पूछे कि बताओ इसके घात समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, तो भैया घात समुच्चय में एलिमेंट पूछ रहा है ना। अगर इस समुच्चय का आप घात समुच्चय बनाने जा रहे हैं, आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितने अवयव होंगे, तो कितने अवयव होंगे? 8 आए हैं। ये सब क्या है? ये सब उप समुच्चय हैं। तो इसके लिए कोई नया फार्मूला नहीं है। आप जो उप समुच्चय निकालने वाला फार्मूला लगाते हो वही इसमें भी लगा दोगे। यानी आप कह सकते हो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 पावर n। इस फार्मूले से आप निकालोगे 2 पावर n। बात समझ में आई? 2 पावर n, जैसे आप उप समुच्चयों की संख्या निकाल रहे थे उसी फार्मूले से आप अवयवों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई नया फार्मूला नहीं है। ठीक, तो ये हो गई बात पावर सेट की। मैं आशा करता हूँ कि आपको पावर सेट यानी घात समुच्चय के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा उप समुच्चय क्या होते हैं, ठीक, घात समुच्चय क्या होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में समुच्चयों को लेकर के कुछ क्या करेंगे? ऑपरेशंस पढ़ेंगे, संक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकाला जाता है, दो समुच्चयों का हम लोग यूनियन यानी संघ यानी सम्मिलन कैसे निकालते हैं, उनका सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट यानी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की और क्लास पढ़ाने की। ठीक है, जैसा आपका फीडबैक होगा वैसा आप फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपका फीडबैक मिलता रहता है तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहती है। ठीक, क्लास को शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, लाइक कर दीजिए। अभी मैं आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास लेकर चल रहा हूँ। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जाएगा आपको रियलाइज़ होगा कि आपका चैप्टर में कितना कमांड आ चुका है। ठीक है, और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे। ठीक, दिन में आपकी हिंदी की क्लास चलती है, शाम को आपकी इवनिंग में आपकी जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, तो उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि पैरेलली एक सब्जेक्ट को लेकर के आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको सब पढ़ना होगा जो आपके सिलेबस में है, तो सबको समय दीजिए। ठीक है, मैथ की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैथ की टेंशन मैं बिल्कुल आपका सारा टेंशन ले चुका हूँ। मैथ में आपका सब 100% मैं कराने वाला हूँ, पूरे 1 to ऑल जितना भी है। ठीक, लाइन टू लाइन पूरा सिलेबस कवर करूँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको लगवाऊँगा, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी सॉल्व कराऊँगा। ठीक, बस आप बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।